Hello students, a very warm welcome to all of you on our YouTube channel geometryschool.in। एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। यहाँ मैं लेके आई हूँ आपके लिए मॉक टेस्ट नंबर 5 ऑफ साइंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मॉक टेस्ट नंबर 5, जिसमें मैं आपको कराऊंगी अगेन मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चंस फॉर योर सैनिक स्कूल एग्जामिनेशन। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। पैटर्न आपको पता है, जल्दी से पेन एंड पेपर निकाल लीजिए और उस पर आप अपनी आंसर की प्रिपेयर करते हुए चलेंगे और इवेल्युएट करेंगे कि आपने आज कितने आंसर्स बिल्कुल ठीक ठीक किए हैं। कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं आज जो हमेशा ही रिपीट होते हैं, वो मैं बताते हुए चलूंगी आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द चैप्टर फोर्स। Two forces each of 20 Newton act simultaneously on a body. The maximum net force or the minimum net force will be। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो हमें कैलकुलेट करना है वो है मैक्सिमम फोर्स और यहाँ पर मिनिमम फोर्स। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है जिस पर एक साथ 20 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो मैक्सिमम नेट फोर्स होगा वो कितना होगा और जो मिनिमम होगा वो कितना होगा। लाइक 20 न्यूटन दोनों ही फोर्सेस लगाए जा रहे हैं एक बॉडी पर। तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड क्या है यहाँ पर कि फोर्स की एक प्रॉपर्टी भी होती है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो यहाँ पर जब सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाता है तो उनका एडअप किया जाता है, और इसी तरह जब 20 न्यूटन का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन से लगाया जाएगा तो क्या होगा, वर्क डन बिल्कुल जीरो होगा। तो क्योंकि फोर्स यहाँ पर क्या है, 0 न्यूटन। तो क्या निकल कर आता है आंसर, मैक्सिमम फोर्स के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स विल बी एड एंड फॉर मिनिमम फोर्स इट विल बी सब्सट्रैक्ट। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। आई होप आपने बिल्कुल ठीक आंसर चूज किया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following correctly represent the value of the normal atmospheric pressure? बच्चों ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, वैल्यू डायरेक्ट पूछ ली जाती है। मैंने पुराने जो वीडियो उनमें भी बताया है कि एटमॉस्फेरिक क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है या सिर्फ प्रेशर क्या होता है। तो प्रेशर को अगर आप डिफाइन करते हैं तो प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया से लगने वाला वो जो फोर्स है उसे प्रेशर कहा जाता है। जैसे इसकी वैल्यू भी आपको आ जाती है, यूनिट पूछ ली जाती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको देखना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आप जानते हैं कि अर्थ के चारों तरफ एक ब्लैंकेट ऑफ एयर होता है जो हमारे ऊपर हमेशा एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डालता है, जिसको मेजर किया जाता है विद अ डिवाइस दैट इज नोन एज बैरोमीटर। और ये पूछा भी जाता है। तो यहाँ पर जो इसको मेजर किया जाता है वो किया जाता है 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ये इसकी यूनिट होती है जो बैरोमीटर में एक स्टैंडर्ड यूनिट है, या आप इसे 70 सेंटीमीटर ऑफ यहाँ पर एच जी भी आ सकता है क्योंकि मरकरी का सिंबल एच जी। और अगर एमएम में आती है तो आपको कैलकुलेट करना है सेंटीमीटर को अगर हम चेंज करते हैं एमएम में तो इज इक्वल टू 10 एमएम और यहाँ पर इंटू 10। तो अगर वैल्यू ये लिखी हुई है या आप यूनिट को ध्यान देंगे तो आपकी इस तरीके से भी आ सकती है। तो कंफ्यूज नहीं होना, अगर एमएम में आती है तो ये, और 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरीज की स्टैंडर्ड यूनिट या नॉर्मल यूनिट होती है। तो यहाँ पर हमारा क्या करेक्ट आंसर है, ये वाला डी। और अगर यहाँ पर 0 होता तो ये भी करेक्ट हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिज्म एट द सेंटर ऑफ द बार मैग्नेट इज। आपकी जो बार मैग्नेट होती हैं, यहाँ पर हम उनमें बात करें तो ये बीम्स कैसे चलती हैं, बिल्कुल यहाँ से पैरेलली चलती हैं। तो सेंटर में आपने देखा होगा हमेशा जो मैग्नेट होती है वो अपने पोल से अट्रैक्ट करती है चीजों को, जैसे नॉर्थ पोल साउथ के साथ और साउथ पोल नॉर्थ के साथ। लेकिन सेंटर में ये रेस जो यहाँ से पैरेलल जाते हुए क्या होती है, मैग्नेटिज्म बिल्कुल 0 देखने को मिलता है, यहाँ पर कोई मैग्नेटिज्म नहीं होता है। तो बार मैग्नेट का सेंटर का जो मैग्नेटिज्म है वो सी नंबर 0 होगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। The same force act on 4 different object having the areas given below one by one। यहाँ पर आपके पास 4 ऑब्जेक्ट्स है और चारों ही ऑब्जेक्ट्स पर सेम ही फोर्स अप्लाई किया गया है वन बाय वन। तो बात करते हैं इन विच केस द प्रेशर एक्सर्टेड विल बी मैक्सिमम। किस केस में सबसे ज्यादा प्रेशर होगा, तो यहाँ पर आपको पता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। तो यहाँ पर चारों एरिया दिए हुए हैं ऑब्जेक्ट के, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट पर फोर्स सेम लग रहा है लेकिन एरिया सबका अलग है। तो अगर हम इन्हें इस तरीके से लिख लेते हैं जिससे कि आपको यहाँ पर इजी हो जाए पहचानना, तो ये हमारी 4 कंडीशन बनती है। फोर्स सेम लगाया है बट एरिया कम है। अब आप इस रिलेशन को देखेंगे, प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स पर
यूनिट एरिया। और यहाँ पर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स से, लेकिन प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर आप फोर्स बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर आप एरिया को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना आप इसे मिनिमम करेंगे, कम करेंगे, उतना ही आपका प्रेशर क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। जैसे आप कोई भी एग्जांपल देख लीजिए, एक शार्प नाइफ बहुत इजीली कट कर देता है वेजिटेबल्स को, क्योंकि जो उसकी यहाँ पर नाइफ का एरिया है वो बहुत कम है। और जैसे दूसरा एग्जांपल मैंने आपको अदर वीडियो में भी कराया है, जितनी आप अपने बैग की स्ट्रैप्स को पतली कर देंगे वो उतना ही ज्यादा प्रेशर डालेगा। तो आपको दिखाई दे रहा है कि सबसे कम एरिया जो है फोर्थ केस में, यहाँ पर 20 मीटर स्क्वायर एरिया है, यहाँ पर 50 मीटर स्क्वायर, यहाँ 100, यहाँ 10। तो हमसे पूछा है कि प्रेशर मैक्सिमम किस में होगा, तो मैक्सिमम किस केस में होगा, डी नंबर के केस में होगा। और मिनिमम कब होगा, इसीलिए आपने लेबरर्स को देखा होगा कि जब वो ब्रिक उठाते हैं तो ब्रिक का पूरा एरिया अपने सर पर बढ़ाकर इस तरीके से पैकेज करते हैं कि उनके ऊपर प्रेशर कम लगे। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो मिनिमम होगा वो इसमें होगा, लेकिन आपसे मैक्सिमम पूछा है तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। रिलेशन आपको याद रखना है प्रेशर का फोर्स और एरिया के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। A device that can detect the presence of charge is called dash। बच्चों का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आया हुआ भी है पहले। सम नेचुरल फिनोमिना से है, जब लाइट कंडक्शन होता है तो यहाँ पर एक डिवाइस होता है जिससे आप ये देखा जाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो चार्ज है या नहीं है, उसमें प्रेजेंस है। तो उस डिवाइस को आपने देखा होगा, बॉटल लाइक एक डिवाइस होता है जिसमें गोल्ड की कॉइल लगाई जाती है और उसी के पास पर लाया जाता है डिवाइस को अदर, जिसका हमें चेक करना होता है तो वो चार्ज को पहचानता है। तो उस डिवाइस को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोस्कोप। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द सेल चैप्टर, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दिया गया है बच्चों, स्टेटमेंट के क्वेश्चन सैनिक एग्जाम में आते ही आते हैं। स्टेटमेंट 1 कहता है कि जो एंटायर कंटेंट है सेल का उसे प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है, जो कि सेल का लिविंग मटेरियल है। स्टेटमेंट 2 कहती है कि जो प्रोटोप्लाज्म है उसके अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस इंक्लूडेड होते हैं। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन। अब आप देखिए, हम सेल की बात कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि सेल का जो एंटायर कंटेंट है उसे प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है, और ये प्रोटोप्लाज्म सेल का लिविंग मटेरियल होता है। और इसी के अंदर आपका साइटोप्लाज्म, जिसमें आपकी सारी ऑर्गेनेलीज एम्बेडेड होती है, प्लस न्यूक्लियस, दोनों ही इंक्लूडेड होते हैं। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन 1। आपको याद रखना है, सेल का जो लिविंग मटेरियल होता है उसे प्रोटोप्लाज्म ही कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए क्यूब ऑफ साइड 0.2 मीटर रेस्ट ऑन द फ्लोर। एक क्यूब है आपका जिसका हम बात कर रहे हैं साइड की। तो यहाँ पर हम देखते हैं साइड उसकी क्या है, 0.2 मीटर एज शोन। गिवन दैट द क्यूब हैज मास 50 kg, और जो इसका मास है वो कितना है, 50 kg है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय क्यूब ऑन द फ्लोर। तो यहाँ पर पूछा है कि जो प्रेशर डालेगा वो ये कितना डालेगा फ्लोर पर एक क्यूब। तो रिलेशन आपको पता है, आप फटाफट से क्या करेंगे, अपना यहाँ पर फॉर्मूला पुट करेंगे। फोर्स का आपको पता है मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पर आपको मास दिया हुआ है 50 kg, और साथ ही आपको ये दिया हुआ है 0.2 मीटर। तो हमें निकालना है न्यूटन पर मीटर में। तो आप इसे यहाँ से रिमूव करेंगे, डेसिमल को 500 हो जाएगा। नाउ यू कैन इजिली डिवाइड, शॉर्ट मेथड से करें या लॉन्ग से। 2 2 are 4, और यहाँ पर 1 ये रेस्ट, और 2 5 are 10, एंड द रेस्ट 1 is 0। तो कितना आ रहा है आपका आंसर, 250 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपको पता है फोर्स को न्यूटन से डिनोट किया जाता है, एरिया को मीटर स्क्वायर से। करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव का मैंने आपको करा दिया था मायोपिया। अगर आप देखेंगे इसे पहली वीडियो को तो आपको क्लियर हो जाएगा। शॉर्ट साइटेडनेस को हम क्लिक करते हैं किससे, आपकी कॉनकेव से। और मायोपिया को हम क्या करते हैं, हमें कन्वर्जिंग लेंस की जरूरत है। कन्वर्जिंग लेंस की क्यों, क्योंकि इसमें जो है आपका फोकल लेंथ घट जाता है रेटिना का और आई लेंस के बीच का, जिसकी वजह से इमेज जो है वो रेटिना के पीछे बनने लगती है, और रेटिना के पीछे बनी हुई इमेज विजिबल नहीं होती, बिहाइंड द रेटिना। तो हाइपरमेट्रोपिया के केस में क्या होता है, डिस्टेंस घटने की वजह से जो इमेज है वो बिहाइंड द रेटिना बनती है। तो आपको चाहिए कि रेज कन्वर्ज हो जाएं और लेंस पर कहा, सीधा रेटिना पर इमेज बनाए। तो कन्वर्जिंग लेंस जो है वो आपकी कॉन्वेक्स लेंस होती है। तो यहाँ पर कन्वर्जिंग लेंस में आप किसे यूज कर रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस को, और आपको यही डिफेक्ट करेक्ट करना है। तो 20 का करेक्ट ऑप्शन है।
अ पर्सन हैविंग हाइपरमेट्रोपिया कांट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली। यहाँ पर क्या हो रहा है, वो नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं देख पा रहा पर दूर के देख पा रहा है, क्योंकि इमेज कहाँ बन रही है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। जब आपकी कंडीशन होती है हाइपरमेट्रोपिया की, जिसमें आपका रेटिना के बीच का और आई लेंस के बीच का जो साइज है वो डिक्रीज हो जाता है, और डिक्रीज होने की वजह से जो लाइट है वो सीधा फॉल होती है बिहाइंड द रेटिना, और बिहाइंड द रेटिना पर इमेज बनेगी तो आपको दिखाई नहीं देगी, क्योंकि ऑप्टिक नर्व कहाँ प्रेजेंट है, आपकी रेटिना पर। तो मैसेज ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा और आपको नहीं दिखाई देते नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। तो इसीलिए यहाँ पर कहेंगे आप हाइपरमेट्रोपिया केस में कहाँ बनेगी, बिहाइंड द रेटिना। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। नियर पॉइंट ऑफ आई इज डैश फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई। बच्चों ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी की लाइन में दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको बीच में मिलेगा अगर आप चैप्टर को डीपली पढ़ेंगे। तो हमारी आई का एक नॉर्मल ह्यूमन आई, जिसका मतलब 6/6 नंबर हो, उसका जो नियर पॉइंट है, क्योंकि हमारी आई के दो पॉइंट होते हैं, नियर पॉइंट और फार पॉइंट। नियर पॉइंट मीन्स जहां पर बुक को या किसी भी चीज को आप रख के बिल्कुल क्लियरली पढ़ सकते हैं, और वो हर नॉर्मल आई का होता है 25 सेंटीमीटर। और फार पॉइंट अगर नॉर्मल आई की हम बात करें तो याद रखना इसका कोई नंबर नहीं है, ये इन्फिनिटी तक है। अगर किसी की नॉर्मल आई है तो वो इन्फिनिटी तक देख सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 25 सेंटीमीटर, क्योंकि आपसे नियर पॉइंट पॉइंट पूछा है। तो अगर आप बुक रीड करते हैं तो आपको एक अप्रोक्स डिस्टेंस होता है जिसपे आप अच्छे से देख सकते हैं, वो है 25 सेंटीमीटर, और ये आपको याद रखना है। 1/16 सेंटीमीटर आपकी आइज का परसिस्टेंस ऑफ विजन है। लाइक एक इमेज बनने के बाद दूसरी इमेज अगर आप क्लियरली देखना चाहते हैं तो इसमें 1/16 सेकेंड का टाइम आपको मिलना चाहिए, उसे परसिस्टेंस ऑफ विजन कहा जाता है, वो 1/16 सेकेंड्स होता है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है सी। बच्चों अगर आप तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ, लाइक आपको लगता है कि यूट्यूब चैनल पर आप हमारा कंटेंट देखते हैं, टीचर्स किस तरीके से पढ़ाते हैं, तो आप हमारी कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो बिल्कुल स्टार्टिंग से तैयारी करना चाहता है, उसमें हमारा हॉस्टल फैसिलिटी भी है और लाइव क्लासेस भी है। इसके लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल कर लें, क्योंकि अब वापस से बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे दोबारा, क्योंकि अब नए सेशन के लिए बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। और जो बच्चे नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं, आरएमएस, ऑल इंडिया सैनिक, यूपी सैनिक, तो उनकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। उसके लिए आपको एनरोलमेंट कराना होगा। आप ऑन कॉल भी एनरोलमेंट करा सकते हैं। अगर आप हॉस्टल विजिट करना चाहते हैं तो आप बागपत में हमारा हॉस्टल विजिट कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के लिए वेरी सिंपल, आप घर बैठे www.geometryschool.in पर यहाँ पर यूआरएल मेंशन करें, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अपना अकाउंट रजिस्टर करें। और कुछ हमारी फ्री वीडियोस हैं, क्योंकि इसमें वीडियोस कोर्सेज तो आपको मिलेंगे ही, और अगर आप लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं तो आपको एक पॉपअप शो होगा डेमो बुक करने का। आप डेमो बुक करें, एक्सपर्ट टीचर से डेमो लें 1-2 दिन का, और उसके बाद ही आप पेमेंट करें। आप देख सकते हैं किस तरीके की हमारी वीडियोस ऑलरेडी बिल्कुल अपडेटेड कोर्सेज की अपलोडेड हैं। तो इसके लिए आप नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपना डेमो बुक कर सकते हैं, या हॉस्टल की विजिट को बुक कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको 4 स्टेटमेंट दिया गया है, इनमें से करेक्ट को चूज करना है। तो बच्चों सबसे पहले करेक्ट को यहाँ पर मार्क कर लो, क्योंकि हम भूल जाते हैं एक्साइटमेंट में क्वेश्चन पढ़ते हुए और इनकरेक्ट चूज करके चले आते हैं। तो इसको ध्यान देना है कि करेक्ट कौन सी है। विवी पेरस ले एग्स, एब्सोल्युटली रॉन्ग। विवी पेरस क्या करते हैं, डायरेक्ट यंग वंस को बर्थ देते हैं, जैसे कि आपके काउ, गोट, ह्यूमन बींग्स। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है स्पैरो में, नो। इंटरनल फर्टिलाइजेशन एक्वेटिक एनिमल में मोस्टली एक्सटर्नल देखने को मिलता है। अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाइनरी फिजन, एब्सोल्युटली। अमीबा अपने साइटोप्लाज्म को डिवाइड करके एक सेल से 2 डॉटर सेल बनाता है, और उसी प्रोसेस को बाइनरी फिजन कहा जाता है। जाइगोट एक सिंगल सेल है, नो। जाइगोट 2 सिंगल सेल से बनी हुई एक डिप्लॉइड सेल है, जो कि स्पर्म और एग के फ्यूजन से बनती है। तो करेक्ट स्टेटमेंट अभी तक हमें कौन सा मिला, ऑप्शन सी। तो यही हमसे पूछा गया था, तो सी बिल्कुल इसका करेक्ट हो गया है। द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट कैन बी आइडेंटिफाइड। बच्चों एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पूछा भी गया है, जेएनवीएसटी में पूछा गया था कई साल पहले, अब ऑल इंडिया सैनिक में पूछा जा सकता है। तो बेसिकली सबसे पहले आपके रिप्रोडक्शन के लिए बनते हैं गैमीट। गैमीट जब आपस में फ्यूज करते हैं तो एक डिप्लॉइड सेल बनाते हैं, जिसे कहा जाता है जाइगोट। यही जाइगोट अब फर्दर डिवीजन करता है, ब्लास्टुला सेल बनाता है, गेस्टुला, उसे कहा जाता है एम्ब्रियो। और जब ये एम्ब्रियो अपने आप को यूट्रस में अच्छे से इम्प्लांट कर लेता है, तो यहाँ पर जब अल्ट्रासोनोग्राफी में
कोई भी बेबी के फीचर्स आपको आइडेंटिफाई होने लगे कि आईज बनेगा, ये हेड बनेगा, तब उसी कंडीशन में जो यहाँ पर एम्ब्रियो उसे फीटस कहा जाता है। और बर्थ होने के बाद ह्यूमन के बेबी को हम बात करें तो इन्फेंट कहा जाता है। तो ये आपके कुछ स्टेजेस हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। इंक्रीजेस कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कोज, अगर हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो ये क्या करती है, सन रेज से जितनी भी हीट है उसको ट्रैप कर लेती है और वापस एटमॉस्फेयर से नहीं निकलने देती। और इसी कंडीशन को नाम दिया जाता है हमारे ग्लोब का गर्म होना, दैट इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। और ये होती है ड्यू टू द ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो जब ये चीज होती है तो इस कंडीशन में होती है क्या, ग्लोबल वार्मिंग। और इसके कारण फिर ग्लोबल वार्मिंग के मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर तो इसकी वजह से होता ही है। बट आपसे तो CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो क्या होगा, तो दैट इज ग्लोबल वार्मिंग। चलिए आगे देखते हैं। द डिवाइस विच कैन यूज टू डिटेक्ट वेरी स्मॉल करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट, आपके इलेक्ट्रिक सर्किट में एक छोटा सा डिवाइस लगाया जाता है लाइक दिस। और ये क्या करता है, छोटे से छोटे करंट को चेक कर सकता है और इसी को कहा जाता है LED, लाइट एमिटिंग डायोड। बच्चों ये बार बार आपने देखा भी होगा, रिमोट सेंसर्स में ये लगा होता है और ये क्वेश्चन बार बार आता है। कभी इसकी फुल फॉर्म आती है पूछने के लिए, कभी यही वाला। तो ये क्या है, यहाँ पर इसका एक लॉन्ग टर्मिनल होता है जो पॉजिटिव से अटैच करते हैं, एक शॉर्ट टर्मिनल जिसे नेगेटिव से अटैच करते हैं। तो इसका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बैक्टीरियोफाज इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बैक्टीरियोफाजिस का आपने स्ट्रक्चर भी देखा होगा। इसके ऊपर एक प्रोटीन का कोट होता है, अंदर यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल होता है और यहाँ पर इसके इसी तरीके से अटैचमेंट के लिए लेग्स होते हैं। और ये आपका क्या है, इट इज अ बैक्टीरियोफाजिस। और बैक्टीरियोफाजिस आपके वो वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को लाइज कर सकते हैं, इसीलिए इन्हें बैक्टीरियोफाज कहा जाता है। जैसे कि एक अल्फा 174 भी होता है। तो आपने गंगा वाटर में आपने देखा होगा, गंगा वाटर को आप सेव करके रख सकते हैं, किस लिए, क्योंकि इसके अंदर ये वायरसेस होते हैं जो उनमें ग्रो होने वाले बैक्टीरिया की साइकिल को लाइसिस कर सकते हैं, इसीलिए इन्हें बैक्टीरियोफाज कहा जाता है। तो ये क्या है, ये है आपके वायरस। तो सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपको मैचिंग दिया गया है, इन मैचिंग को आपको करना है और इसी के बेस पर आपको आंसर चूज करना है। तो लुइस पाश्चर की अगर हम बात करें तो इन्होंने कौन सा प्रोसेस का डिस्कवरी किया है, एंथ्रेक्स, फर्मेंटेशन, पेनिसिलिन, स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन। तो बच्चों मैचिंग करने का सबसे अच्छा तरीका है जो आपको बिल्कुल अच्छे से पता है, पहले आप उन्हें टिक कर ले। जैसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहली एंटीबायोटिक डिस्कवर की थी 1929 में, तो ये आंसर हो गया है डी का 3। फिर आप इन्हें ऑप्शंस में ढूंढ सकते हैं। और यहाँ पर एडवर्ड जेनर की बात करें तो सबसे पहला वैक्सीन जो बना था स्मॉल पॉक्स के लिए वो एडवर्ड जेनर ने ही बनाया था। तो बी का ये हो गया करेक्ट। रॉबर्ट कोच ने एक बैक्टीरिया की खोज की थी जिसका नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस, जो कि कैटल्स में एंथ्रेक्स डिजीज करता है। तो सी का आंसर है यहाँ पर 1। और बच जाता है हमारा जो भी आपको लगता है कि हम डाउट में हैं। तो लुइस पाश्चर के दो प्रोसेस हैं, फर्मेंटेशन जिससे अल्कोहल का प्रोडक्शन किया जाता है, लाइक 1857 में प्रोसेस डिस्कवर हुआ था। साथ ही लुइस पाश्चर ने एक और प्रोसेस डिस्कवर किया है जिसे पाश्चराइजेशन भी कहते हैं, मिल्क को बैक्टीरियल ग्रोथ से बचाना। तो ए का आंसर यहाँ पर हो जाता है 2। तो हमें ढूंढना है ए का 2, बी का 4, C1। तो देखते हैं नेक्स्ट उसमें A2 B4 C1। तो यहाँ पर है हमारे पास A2 B4 C1। यस, तो हमने 3 मैच के यहाँ बिल्कुल कर लिए हैं। तो ये हमारा बिल्कुल 3 ऑप्शन करेक्ट हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मेटल विच कैन बी कट विद नाइफ, बच्चों आप जानते हैं जनरली मेटल्स आर हार्ड इन नेचर, वो सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मेलिएबल होते हैं। बट ऐसा एक मेटल होते हैं जिन्हें आप इजीली नाइफ से कट कर सकते हो और वो हैं आपके सोडियम एंड पोटेशियम। हाईली रिएक्टिव भी यही है और इतने सॉफ्ट भी हैं कि आप इन्हें नाइफ से कट कर सकते हो। और मैंने कई बार बताया है इन्हें ही हम क्या करते हैं, केरोसिन में डिप करके रखते हैं, क्योंकि मेटल्स आपके तेजी से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और उनमें सोडियम और पोटेशियम लिस्ट में सबसे ऊपर है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। बच्चों अगर आप तैयारी करना चाहते हैं इसी तरह के लॉट्स ऑफ क्वेश्चन से, तो टाइम बहुत कम बचा हुआ है, आप अभी भी हमारा 5 सेट का सैंपल पेपर मंगा सकते हैं जो कि बाइलिंगुअल है, जिसमें बिल्कुल आपको पेपर पैटर्न मिलेगा, सारे सेक्शन 6 के लिए भी है, 9th के लिए भी है। आप इस नंबर पर कॉल करें और हार्ड कॉपी आपके एड्रेस पर पहुंच जाएगी। आप पेमेंट कर सकते हैं और अपने एड्रेस पर अपने सैंपल पेपर्स की कॉपीज मंगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
विच नॉन मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट। जनरली हमारे नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इधर या तो वो सॉलिड फॉर्म में होंगे या वो गैसियस फॉर्म में होंगे, जिसका बेस्ट एग्जांपल है आपका जैसे कि कार्बन कोयले की फॉर्म में होता है आपका, और गैसियस की फॉर्म में बात करें तो आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन गैस, नियॉन गैस। लेकिन एक यहाँ पर नॉन मेटल है जो आपको लेबोरेटरी में लिक्विड में मिलेगा, और वो है आपका ब्रोमीन। ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है बच्चों जो एवरी ईयर रिपीट होने हैं, जिनको एज इट इज आप एनसीईआरटी से कर सकते हो, और जिनका रिपीटिशन एज इट इज चलता रहता है किसी ना किसी एग्जाम में। तो आप इन्हें अच्छे से लर्न करके रखे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनिज्म दैट कंट्रोल इंसेक्ट एंड पेस्ट ऑफ प्लांट। बच्चों यहाँ पर हम केमिकल के साथ साथ कुछ ऑर्गेनिज्म को भी इस्तेमाल करते हैं, क्या करने के लिए, इंसेक्ट्स और पेस्ट को किल करने के लिए, और उन्हें ही कहा जाता है, दे आर नोन एज बायोपेस्टिसाइड्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। द क्रॉप विच आर ग्रोन इन समर सीजन। बच्चों हमने बताया था पहली भी वीडियो में, हमारी जो क्रॉप होती है वो वेरियस सीजन्स के अकॉर्डिंग थ्री पार्ट्स में डिवाइड होती है, खरीफ क्रॉप, राबी क्रॉप एंड जायद क्रॉप। हिंदी में से जायद या जैद क्रॉप बोला जाता है। खरीफ क्रॉप को आप क्या करते हैं, रेनी सीजन में ग्रो करते हैं, और यहाँ पर राबी क्रॉप आपकी ग्रो की जाती है विंटर सीजन में, स्प्रिंग तक कट कर ली जाती है। लेकिन आपके शॉर्ट पीरियड के लिए समर में कुछ क्रॉप्स लगाई जाती है, जिनके आपके बेस्ट एग्जांपल होते हैं जो आपके वाटरी फ्रूट होते हैं, जैसे कि मस्क मैलन आएगा, कुकुम्बर आएगा, बिटर गॉर्ड आएगा, गॉर्ड है आपका, इसी तरह वाटरमेलन है। तो आप देखते हैं कि जब पूरा जून टाइम चल रहा होता है तो ये हम हार्वेस्ट करते हैं, और बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए लगाई जाती हैं, क्योंकि इनको, इनकी जो फ्लावरिंग है उसको लॉन्ग डे चाहिए विद प्रॉपर सनलाइट प्लस शॉर्ट नाइट चाहिए। तो ये कब मिल सकता है आपको, ये मिलेगा आपको गर्मियों में। तो जायद क्रॉप होती है हमारी जिन्हें समर में लगाया जाता है, और ये कुछ उनके एग्जाम्पल्स हैं। तो ए इज द करेक्ट आंसर। डैश आर द टू एंडेमिक फ्लोरा ऑफ पचमराही बायोस्फीयर रिजर्व। ये क्वेश्चन मैं आपको कई बार कराया है। सतपुरा रेंजेस में हमारा मध्य प्रदेश में एक पचमराही बायोस्फीयर रिजर्व है, पचमढ़ी भी जिसे कहा जाता है, जिसके अंदर आपकी दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। बार बार इस चैप्टर से यही क्वेश्चन आ रहा है, या तो रेड डेटा बुक को लेके आता है कंजर्वेशन चैप्टर से, या आपका आईयूसीएन को लेके आता है, या टू वाइल्ड लाइफ है, और एक इसके अंदर नेशनल पार्क है जिसका नाम है क्या, सतपुरा नेशनल पार्क। तो एक हो गया नेशनल पार्क, दो हो गई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उनका नाम है बोरी एंड पचमढ़ी। बार बार यही क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, इसलिए मैं हर स्लाइड में आपको बता देती हूँ, हर वीडियो में। और वन नेशनल पार्क का नाम है सतपुरा नेशनल पार्क। और यहाँ पर इसी में आपसे पूछा है कि पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की कुछ एंडेमिक स्पीशीज है। एंडेमिक मैंने आपको क्लियर कर दिया था, कुछ ऐसी पर्टिकुलर फ्लोरा और फोना होती है जो पर्टिकुलर एरिया में ही मिलती है। तो वहां की फेमस है साल्ट्री, और वहां का वाइल्ड मैंगो, जायंट स्क्वायरल, ये वहां की कुछ फेमस एंडेमिक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाने वाली स्पीशीज है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया सी। चलिए आगे देखते हैं। द साउंड फ्रॉम द मॉस्किटो इज प्रोड्यूस्ड व्हेन इट वाइब्रेटेड विंग। आपको पता है जब ये अपने वाइब्रेशंस करता है, मींस अपने विंग्स का टू एंड फ्रो मोशन करता है, तो यहाँ पर हमें साउंड क्रिएट होती है। तो यहाँ पर एवरेज रेट जो है वाइब्रेशन का वो कितना है, 500 वाइब्रेशंस वो पर सेकंड करता है। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई है। आपको कैलकुलेट करना है कि उसका टाइम पीरियड क्या है वाइब्रेशन का। तो टाइम पीरियड को आप कैलकुलेट कर सकते हो 1 बाय फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर आपका फ्रीक्वेंसी क्या है वाइब्रेशंस का, 500 पर सेकंड वो कर रहा है। तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो, इट इज द अमाउंट ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड। तो आप इसे यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो वेरी सिंपल, 1 इनसाइड 500 आउटसाइड, पॉइंट जीरो, देन जीरो, देन जीरो, और 500 टू जा 1000 डायरेक्ट कट हो रहा है। तो आंसर ये है ऑप्शंस में, यस। तो दिस इज इन द ऑप्शन। तो ये हो गया उसके वाइब्रेशंस का सेकंड में टाइम पीरियड। तो बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपको रिलेशन याद रखना है, टाइम पीरियड इज डिफाइंड एज द इनवर्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द टू एंड फ्रो और बैक और फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। अपनी मीन पोजीशन से जब कोई चीज आगे पीछे मोशन करती है और इसी से साउंड प्रोड्यूस होती है, इन्हें कहा जाता है वाइब्रेशंस। वेरी सिंपल। एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, पिच, ये सब मैं आपको बार बार करा चुकी हूँ, क्योंकि साउंड चैप्टर से इन्हीं चार चीजों को लेके हमेशा क्वेश्चन आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एन अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट फ्रीक्वेंसी वर्क एट अ फ्रीक्वेंसी। जो हमारी अल्ट्रा रेज होती हैं उनका हम कितना होता है, 20 हर्ट्ज से भी नीचे की। लेकिन जो अल्ट्रासाउंड होती है आप उन्हें नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि ह्यूमन का जो रेंज है वो कितना है, लास्ट 20,000 हर्ट्ज तक है। तो ये इससे ऊपर ही होंगी, तभी हम उन्हें नहीं सुन पाते हैं। तो ए इज द करेक्ट आंसर।
द अर्थ प्लेट रेस्पॉन्सिबल फॉर कोजिंग अर्थक्वेक। हमें पता है कि जो हमारा अर्थक्वेक है वो किसकी वजह से आता है, ड्यू टू द कोलिजन ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स। जब अर्थक्वेक के जो ट्रीमर्स आपको फील होते हैं तो इट इज फील ड्यू टू द कोलिजन ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स, और दीज टेक्टोनिक प्लेट्स आर ऑलवेज फाउंड ऑन द लावा दैट आर फ्लोट ऑन द लावा। तो ये यहाँ पर जब फ्लोट करती है, लेकिन ये इस तरीके से इंटरबाउंड होती है, बट समटाइम इनके बीच में कोलिजन हो जाता है, जिसकी वजह से आपको अर्थ सरफेस पर ट्रीमर्स फील होते हैं, झटके फील होते हैं, और ये होता है ड्यू टू द क्रस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। तो ए इज द करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट, दीज वर योर टुडेज 25 क्वेश्चन। आई होप यू लाइक द वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऑनलाइन तैयारी के लिए हमारी ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, वरना आप, ये लोगो है आपको, आप इसे देख के डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप जो है यूआरएल में geometryschool.in से भी सर्च कर सकते हैं। चलिए, मुझे बताएंगे आज आपके 25 में से कितना स्कोर आया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून विद द नेक्स्ट मॉक टेस्ट। बाय बाय।